नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सर्वोदय एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपीएसआई की हमारी क्लासेस जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो चल रही हैं, और जो है इसमें हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। एक पेपर हम सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम दूसरे पेपर की बात करते हैं। स्टार्टिंग से क्वेश्चन को करेंगे। आज की क्लास में 1 से 20 तक के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट जब आएगा उसमें 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आइए ज़रा इसी के साथ चलते हैं आगे। तो देखिए ज़रा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए कि आपका आंसर क्या आएगा। जो लोग कर सकते हैं करें, और जो लोग नहीं कर सकते वो कम से कम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, और जो है जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके पूछे जाते हैं पेपरों में। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लें, देख लें, समझ लें। ये जो है क्वेश्चन आपका ग्राफ का आया हुआ है। सबसे पहला ही क्वेश्चन उन्होंने ग्राफ का दे दिया है। ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो हम ग्राफ को सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूँ कि ग्राफ कौन सा किस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे ग्राफ हमें एक सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ पे पाई चार्ट, और पाई चार्ट का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये हमारा ग्रामीण विकास है। ग्रामीण विकास ये कितने परसेंट है, तो ये 30% है। ये हमारी कृषि है, और कृषि हमारा 20% है, ठीक है। इसी तरीके से क्रम में आगे औद्योगिक है। जिन लोगों को नहीं दिख रहा हो क्वेश्चन में, ऐसे करके देख सकते हैं, ये 15% है। यहीं पे चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा हमारी यहाँ पे 10% है। इसी तरीके से आगे शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा जो है वो 25% है। ये टोटल जुड़ के 100% हो गया होगा। एक और यहीं पे ग्राफ हमें दिया हुआ है, दूसरा इसी के बगल में। ये नेक्स्ट ईयर का है। आप पढ़ के ऊपर पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा कितने कितने साल का जो है आपको हमको दे रखा है। यहाँ पे शिक्षा दे रखी है हमें 10%। यहाँ पे चिकित्सा दे रखा है हमें, समझने की कोशिश करना, 15%। यहाँ पे औद्योगिक का दे रखा है, ये आपको बना हुआ आएगा, जैसे सामने क्वेश्चन में बना हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कृषि का दे रखा है 15%, एंड यहीं पे ग्रामीण विकास का दे रखा है आपको, ग्रामीण विकास का जो है वो दे रखा है 50%, ठीक है ना। ये जो है इसका कुल खर्चा है 2 लाख रुपया, और यहाँ पे जो कुल खर्चा है वो है 2.5 लाख रुपये। आप इस बात को समझना, ठीक है। ये है 1991 का, और ये है 1992 का। ये हमारा जो है वो दे रखा है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। ये किसके ऊपर दे रखा है पाई चार्ट, ये हमको समझना जरूरी है। ये क्षेत्रीय परिव्यय को दिया हुआ है। एक कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कितना रुपया खर्च हुआ है अलग अलग पार्ट में, वो हमें यहाँ पे दे रखा है कि कुल 2 लाख रुपये खर्च हुए 1991 में, जिसमें 15% औद्योगिक पर, चिकित्सा पर 10%, शिक्षा पर 25%, ग्रामीण विकास पर 30%। इस तरीके से ये खर्चा हमको दे रखा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे पहला इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पिछले साल की तुलना में आवंटन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्र के लिए 2 वर्ष के लिए परिव्यय के बीच का अंतर क्या होगा। ये कह रहा है, मतलब 1991 से 1992 तक जो सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र ने वृद्धि की है उसका जो खर्चा है उसमें डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जो कृषि है 20%, वो है 15% हो गई है, इसने तो कमी की है, वृद्धि की नहीं है। औद्योगिक 15 का 10 हो गया, इसने भी कमी की है। चिकित्सा 10 की 15 हो गई है, इसका मतलब इसने वृद्धि की है, और 50% वृद्धि की है। अनुमान लगा सकते हो आप, 10 का 50% 5 होता है, 5 यहाँ पे बढ़ रहे हैं, देखो 15 हो रहा है, तो 50% इसने वृद्धि की है। शिक्षा 25 से 10 हो गई है, इसने कमी की है। ग्रामीण विकास जो है 30% से 50% हो गया है, इसका मतलब है यहाँ पे देखा जाए तो 20 बढ़ गए। कहाँ से, 30 से इंटू 100 करोगे तो 66 से 2/3% आपका आएगा। मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, ग्रामीण विकास में हुई है। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो ग्रामीण विकास क्षेत्र में हुई है, ठीक है ना। और उससे कम 50% चिकित्सा में हुई है। तो जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र में वृद्धि हुई है उसमें दोनों वर्ष में डिफरेंस कितना है। तो देखो यहाँ 2 लाख है, 2 लाख का 30% होता है, हमें पता है 60,000,
ठीक है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी करना है आपको, ऐसा नहीं है बिल्कुल बालकों की तरह करते रहो। और 2.5 लाख का 50% होता है, आपको पता है 1,25,000, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे 60,000 में और 25,000 में कितना डिफरेंस है, तो हमारा आंसर आएगा 65,000। तो यही चीज़ पूछी गई है, जो जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है उसमें दोनों क्षेत्र में दोनों वर्षों में डिफरेंस कितना है। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है और इस क्षेत्र में 2 लाख का 30% 60,000 होता है और 2.5 लाख का 50% 1,25,000 होता है। यहाँ वृद्धि कितनी कम है, अंतर कितना है, 65,000 का अंतर है और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरीके का, इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 1992 में कृषि और चिकित्सा दोनों पर कुल खर्च वर्ष 1991 में औद्योगिक और चिकित्सा दोनों पर कुल खर्च की तुलना में कितने % अधिक था। वर्ष 1992 में कृषि और चिकित्सा पर कुल खर्च, वर्ष 1992 में कृषि और चिकित्सा पर कुल खर्च था 15 और 15 30%। और 30% क्या होता है हमारा, हमें पता है 2.5 लाख का 30% जब हम निकालें, ठीक है, 2.5 लाख का 30% जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा आएगा 75,000। तो 75,000 रुपये खर्च था 1992 में कृषि और चिकित्सा पर, ठीक है। 1991 में औद्योगिक और चिकित्सा पर दिया है, तो औद्योगिक और चिकित्सा पर 1991 में, औद्योगिक और चिकित्सा पर 1991 में 15 और 10 25% हुआ है और 2 लाख का 25% होता है कितना, 50,000। समझते रहिएगा सभी लोग, थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ मैं। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो खर्चा है ना, हाँ ये कहना चाह रहा है, एक सेकेंड, हाँ औद्योगिक पर कुल खर्च की तुलना में कितने % अधिक है। तो यहाँ से ये कितने % अधिक है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि कितना अधिक है, 25,000, और कहाँ से देख रहे हैं, 50,000 से, और इनटू हम कर देंगे यहाँ पे 100। 0 से 0 काटे, 0 से 0 काटे और 5 से डिवाइड दे दिया, तो हमारा आंसर आएगा कि 50% अधिक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का कि 50% यहाँ पे ये अधिक है। तो आप इसको समझ गए होंगे सब लोग बढ़िया से। जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लें, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, सब लोग कोशिश करिए, देखिए ज़रा क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को या नहीं कर पाएंगे। गर्मी जो है बहुत पड़ रही है, फटाफट से करिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सभी। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, श्रेया एक काम 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है, ठीक है, और श्रीधा उसी काम को 2 दिन 12 घंटे में पूरा कर सकती है। अगर वे साथ साथ मिलकर काम करें तो वे काम पूरा कितने समय में कर लेंगे। श्रेया एक काम को 1 दिन 6 घंटे में पूरा कर रही है, इस बात का मतलब ये है कि कुल 30 घंटे में पूरा कर रही है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे और 6 घंटे 30 घंटे में पूरा कर रही है। और श्रीधा, जो श्रीधा है यहीं पे वो काम जो है वो कितने दिन में पूरा कर रही है, 2 दिन 12 घंटे। इसका मतलब 24 दूनी 48 और 12 60 घंटे में पूरा कर रही है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दोनों मिल जाएं तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लो 60, 30 से डिवाइड दो 2 बार, 60 से डिवाइड दो 1 बार, तो दोनों मिल जाएंगे तो 3 यूनिट काम पर डे होगा और 60 यूनिट काम को ख़त्म कितने समय में कर देंगे, तो ये 20 घंटे में पूरा इसको कर देंगे, ठीक है। सब लोग समझ गए होंगे, बहुत सरल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए आगे, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 0.2222 डॉट 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 को एक भिन्न के रूप में बदलें। तो हमें पता है, देखो जब कहीं भी कोई नंबर सेम रिपीट हो रहा हो इसका मतलब होता है उसके ऊपर बार लगा हुआ है। और बार को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पॉइंट हटा के जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने 9 नीचे लगा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग 2/9। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आपसे पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं। तो सारे क्वेश्चनों का एक कॉम्बिनेशन बना के आपको पेपर में दिया जाता है। सभी क्वेश्चन आपको समझने हैं सब बढ़िया से, ठीक है। आइए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपये, एक प्रिंसिपल है जो 2 वर्ष में हो गया हमारा 1260 रुपये, और यही वाला प्रिंसिपल 5 साल में हो गया 1350 रुपये, 5 वर्ष में हो गया यही प्रिंसिपल 1350 रुपये। तो आपसे पूछा गया है बताओ ब्याज की एक अनुमानित दर क्या होगी, ठीक है, एक रेट निकालनी है आपको जो भी अप्रोक्स में आ रही हो, ठीक है। देखिए 2 वर्ष में ये संख्या इतनी हो गई है, ये अमाउंट इतना हो गया है, और 5 वर्ष में अमाउंट इतना हो गया है। हमको पता है अमाउंट में क्या क्या होता है, धनराशि प्लस हमारी उतने साल की ब्याज। तो कोई धनराशि 2 वर्ष में अगर इतनी हुई है, इसका मतलब ये है कि इसमें 1260 में हमारा प्रिंसिपल प्लस 2 साल का ब्याज इसमें ऐड होगा। कोई धनराशि 5 साल में इतनी हुई है, इसका मतलब ये है कि हमारा प्रिंसिपल प्लस 5 साल का ब्याज इसमें ऐड होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है ना, ये 3 साल की ब्याज का ही तो है, क्योंकि प्रिंसिपल तो यहाँ भी है, प्रिंसिपल यहाँ भी है, ऐसा ही 2 साल का यहाँ है, यहाँ ऐसा ही 5 साल का है। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है 1260 से 1350, जो 90 रुपये ज़्यादा हो रहा है, ये 90 रुपये यहाँ 3 साल की वजह से ही तो हो रहा है। ये बात आप समझ में आ गई होगी सबको। तो 3 वर्ष में इसका मतलब है कितना ब्याज मिल रहा है, 90 रुपये का। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज हो गया, 1 वर्ष में 30 रुपये का। नहीं समझ पाए आप? अरे 3 साल का ही तो यहाँ डिफरेंस है, और 3 साल में 90 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस है। तो 3 वर्ष में 90 रुपये मिल रहे हैं, तो 1 वर्ष में 30 रुपये हो गए। हमें पता है इस 1260 में 2 वर्ष की ब्याज ऐड है। अगर 2 वर्ष की ब्याज यहाँ से माइनस कर दिया जाए तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 1 वर्ष में 30 रुपया, तो 2 वर्ष में कितने रुपये, मन मन में करना है ये काम सारा, 60 रुपये। 60 रुपये यहाँ से माइनस करो तो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, तो 1260 माइनस 60 हमारा प्रिंसिपल हो गया टोटल कितना, 1200। तो 1200 रुपये की धनराशि है, इतनी इतनी ब्याज मिल रही है, रेट आप निकाल लो, फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को लगा लो, SI बराबर PRT/100। SI कितना है हमारा, 1 साल का लगाओगे तो 30, 2 साल का लगाओगे तो 60, 3 साल का लगाओगे तो 90, ठीक है। तो 1 साल का लगा लेते हैं, 30 कितने रुपए हैं, 1200, R निकालनी है, टाइम 1 साल बट्टे 100। इसको सॉल्व करेंगे और 12 से डिवाइड दे देंगे तो 2.5% आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। बताओ भाई सब लोग समझो सामने, और बताओ मुझे कि आपको समझ में आया। इस क्लास को सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम कोई सा भी हो। क्यों? उसका कारण ये है कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आ रहा है मैथ का, तो वो ये देख के नहीं आएगा कि ये UPSI का है ना। आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस कोई भी एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करके की जा सकती है। तो जिन लोगों का कोई और भी एग्ज़ाम है, जैसे ग्रुप D के एग्ज़ाम आने वाले हैं, PET का एग्ज़ाम है, तो वो सभी लोग ही यहाँ पे अपना देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, जो लोग कर सकते हैं करके दिखाएं, और नहीं आ रहा है तो आप 1-2 बार इसको पढ़ के देख लीजिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। पढ़ लीजिए फटाफट से सभी, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन कह रहा है X और Y 2 दोस्त एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 2 दोस्त हैं X और Y जो एक दूसरे से 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, ठीक है। ये कह रहा है X अपनी कार से B की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। X 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से B की ओर जाता है, इधर की ओर, ठीक है। X और Y हैं, अच्छा ये दोनों जगह A और B हैं, ये जगह A है, ये जगह B है, और ये जो व्यक्ति हैं उनके नाम X और Y हैं, ठीक है। तो X जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से B की ओर, और B जाता है A की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इसकी स्पीड जो रही इधर जाने की वो रही 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। फिर ये कहना चाह रहा है आगे, अगर X ने सुबह 9 बजे यात्रा अपनी शुरू की, यहाँ ने इसने 9 बजे सुबह इसने यहाँ से अपनी यात्रा शुरू की, और Y ने 1 घंटे के बाद शुरू किया, इसका मतलब इसने यहाँ से 10 बजे शुरू किया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितने बजे ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बताओ, ये 10 बजे से यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है और ये 9 बजे से स्टार्ट किया है, तो ये बताइए इनके दोनों के चलने में कितना डिफरेंस है 1 घंटे का। तो 1 घंटे में ये व्यक्ति 60 किलोमीटर आगे यहाँ से बढ़ जाएगा,
तो 60 किलोमीटर तो ये यहाँ तक कवर कर लेगा। कितने बजे तक? 10 बजे तक। 10 बजे तक ये 60 किलोमीटर यहाँ पे आगे बढ़ चुका होगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस बचा है 440 किलोमीटर का। 500 है, 60 यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब दोनों लोग ही चलने के लिए तैयार हैं। ये यहाँ से 60 की स्पीड से इधर और वो वहाँ से 50 की स्पीड से इधर। तो 60 + 50 दोनों स्पीड ऐड कर लो, डिस्टेंस 440 बचा है और टाइम नीचे निकाल लो। याद रखना पहले नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि दोनों का टाइम सेम नहीं है, टाइम सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होगा 110, 110 से ये 4 बार कट गया, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 4 घंटे में जो है वो मिल जाएंगे। अब हमें पता है कि 10 यहाँ बच चुके थे, 4 घंटे में मिल जाएंगे, तो वो जो समय हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा दोपहर के 2 बजे। दोपहर के 2 बजे ये जो है यहाँ से जो है चल जाएंगे। ठीक है, समझ पाए? सही है ना? तो अगला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए, सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। एक नंबर है कोई, जब उसको 8 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 3 आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है उसी नंबर को जब 2 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। याद रखना ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि नया जो भाजक दे रखा है वो इसी का कोई फैक्टर हो, तो कुछ संख्या निकालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, सीधा इस 2 से इस 3 में क्या दे देते हैं, डिवाइड। 2 एकन 2, शेषफल बचा कितना? 1। तो जो पहले वाले का रिमाइंडर होता है उसमें दूसरे भाजक से हम डिवाइड दे देते हैं, वहीं से हमारा आंसर आ जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन इसके बाद का आप सॉल्व करिए, सब लोग पढ़ लीजिए एक बार, सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लें क्या आ रहा है। सिर्फ पढ़ लीजिए, नहीं हो पा रहा सॉल्व तो कोई बात नहीं है, मैं कराऊंगा। 1-2 बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जिससे कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए कि पूछा क्या गया। एक तीरंदाज सटीकता के साथ निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेज सकता है। अगर मौसम तूफानी हो तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है और वह तूफानी मौसम में 350 में से 196 बार लक्ष्य को भेज सकता है। 350 में से 196 बार अगर वो लक्ष्य को भेज रहा है तो उसकी परसेंटेज क्या हो गई? तो 196/350 × 100, ये हो गई उसकी परसेंटेज। ठीक है, 0 से 0 यहाँ पे काटो, 5 से 7 बार, 5 से काटो इसको 2 बार। ठीक है, और यहाँ से ये डिवाइड दे दो, तो 7 से 7 दूनी 14, यहाँ बचे 5, 7 8 56, 28 दूनी 56% उसकी सटीकता रही अगर मौसम ख़राब था तब। अब ये जो 56% आया है ये जब उसका मौसम ख़राब है, जब मौसम ख़राब है तो उसकी सटीकता इतनी है, और ये सटीकता मौसम ख़राब में 20% कम हो चुकी है। इसका मतलब है जो उसकी वैसे सटीकता रहेगी वो कितनी रहेगी? तो 80% बराबर 56, 1% बराबर 56/80 × 100। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब उसकी नॉर्मल मौसम में सटीकता रहेगी 70%, तभी तो 70% से 20% कम होके 56% आएंगे। बात समझ नहीं पा रहे आप? वो कह रहा है 196 बार उसने सही निशाना भेदा 350 में से जब मौसम ख़राब था, तो इसकी परसेंट निकाली तो आई 56%। ये 56% तब है जब मौसम ख़राब है, और मौसम ख़राब होता है तो 20% कम उसकी सटीकता रहती है। इसका मतलब है इसका 20% ज़्यादा होगा, तो 80% बराबर 56, तो 100% बराबर यहाँ से निकल आएगा 70%। मतलब बिना मौसम ख़राब हुए 70% उसकी सटीकता रहती होगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे कह रहा है कि बताइए अगर सामान्य परिस्थितियाँ हैं तो 250 शॉट अगर वो मारे तो बताओ उसकी सटीकता कितने शॉट की रहेगी। तो 250 का 70% यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 25 × 7 = 175 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 175 बार वो सही निशाना जो है लगाएगा। बताओ सबको समझ में आ गया क्वेश्चन?
जिसके नहीं आया वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसके नहीं आया वो पीछे वीडियो देख के एक बार पीछे करके वीडियो दोबारा देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी स्पीड रखने की वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सब लोग कोशिश करते रहिए, समझते रहिए। देखिए यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, जो आपको सीखना है वो आप वैसी वीडियो में सीख के आइए, ठीक है, जो हमने लेक्चर कराए हैं उसमें। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ स्पीड भी हमें बनानी है और आपको सिखाना भी है, दोनों काम चल रहे हैं। क्वेश्चन है यदि बाई की वैल्यू इतनी है तो यहाँ पे पूछा है √2 बाई स्क्वायर माइनस 1 बाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो √2 इंटू ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा हमारा बाई माइनस 1/y एक बार, और यहाँ एक बार बन जाएगा बाई 1/y। हमें इसकी वैल्यू जो है निकालनी, ये काम मन मन में ही सोचने हैं, ठीक है, इतने। अब देखिए हमें पता है जब बाई की वैल्यू इतनी है तो 1/y की वैल्यू क्या होगी, तो 1/y की वैल्यू निकालने के लिए इसको 1 करना पड़ेगा नीचे। और मैं आपको इतना बता देता हूँ पहले से ही, इसको रैशनलाइज करना पड़ता है, संयुग्मी का गुणा भाग करना पड़ता है। और अगर मैं आपको ट्रिक की यहाँ पे बात करूँ तो क्या होता है, देखिए अगर इस संख्या का और इस संख्या के वर्गों का अंतर 1 आ रहा हो, जैसे 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8, और 9 और 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो बस संयुग्मी का गुणा करने की वजह से बाई की वैल्यू इतनी है तो 1/y की वैल्यू आती है 3 माइनस 2√2। मतलब सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता है। लेकिन ऐसा कब होगा, हमेशा तब होगा जब इनका डिफरेंस वर्गों का अंतर 1 आ रहा हो। तो 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का 8, 9 माइनस 8 1 हो गया, और इसका मतलब है ये हमारा प्लस का माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे आगे, इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे, तो बाई प्लस 1/y कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 6, और एक बार क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे, तो बाई माइनस 1/y क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। घटाएंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, ये 3 माइनस प्लस का कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 4√2। ये समझ में आया सबको। अब ये वैल्यू उठाओ और वहाँ पे हम लगा देंगे इसको, तो यहाँ लगा दो √2 इंटू बाई माइनस 1/y की वैल्यू 4 इंटू √2 और बाई प्लस 1/y की वैल्यू 6। हमारा आंसर आ गया √2 इंटू √2 होते हैं कितने 2, ठीक है, √2 इंटू √2 2, 6 चौक 24, 24 दूनी 48 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 48। बताओ भाई आया समझ में, नहीं आया तो फिर से देखो एक बार। सबसे पहले बाई की वैल्यू हमको दे रखी है, 1/y की निकालेंगे तो प्लस का माइनस कर देंगे अगर इनके वर्गों का अंतर 1 आ रहा हो तो। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको देता है एग्जाम में जानबूझ के, जहाँ डिफरेंस हमेशा 1 बैठता है ज़्यादातर केस में, ज़्यादा टफ नहीं बनाएगा तो बस 1/y की वैल्यू आ गई, तो एक बार तो दोनों को जोड़ दिया, तो बाई प्लस 1/y से ये वाले माइनस हो गए, 3 और 3 6 बचे। एक बार घटा दिया तो बाई माइनस 1/y से ये वाले माइनस हो गए, ये दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों की वैल्यू उठा दो और यहाँ लगा देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 48। मैं ऐसी उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको इनका गुणा करने में, ये चीज़ समझने में, वैल्यू लगाने में दिक्कत नहीं हो रही है। आप पहले से इतना जानते हैं, क्योंकि आप इस क्लास को ले रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप पहले से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सिर्फ आप प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, अगर आपको एक एक चीज़ सीखनी है तो क्लास को लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे हम ओनली कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 3/5 की पावर x बराबर हो 81/625 हो तो x की पावर x का मान ज्ञात कीजिए। x की पावर x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो ये घातांक का क्वेश्चन है, और घातांक में क्या होता है, आधार बराबर हमको करने पड़ते हैं। तो यहाँ 3/5 की पावर x है, इसको रहने दो, और यहाँ 3 की पावर 81 होता है 4, और जो 625 होता है वो होता है 5 की पावर 4।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो 3/5 की पावर ये कितना हो गया 4। तो जब हमें दोनों आधार बराबर कर लिए तो पावर से पावर भी बराबर हो जाती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। ये 4 उठाएंगे और यहाँ लगा देंगे, तो 4 की पावर 4 का मान होता है 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 इंटू 4 होते हैं 256। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 256। बताइए बताइए भाई, समझ पा रहे हो सब? कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्या आपको समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 घंटियां जो क्रमशः 30, 45, 60 सेकंड के अंतराल पर बज रही हैं। ठीक है, अगर ये सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजी तो अब ये फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी? जब जब घंटियों का क्वेश्चन आता है तो हम क्या ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? सब 15 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 3 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएंगे ये, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 इंटू 15 180। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 180 सेकंड। 180 सेकंड में होती हैं हमें पता है 3 मिनट, और 3 मिनट के बाद ये फिर से एक साथ बज जाएंगी। तो बताओ 1 बजे बजी, तो अब अगला टाइम क्या आएगा? 1:03। ठीक है, पीएम है तो पीएम लगा दो। सही है, समझ गए सभी? कोई दिक्कत है बताओ, पूछो। अगर समझ में नहीं आया तो क्लियर करो। आ गया होगा समझ में सबको? नेक्स्ट देखिए अगला। अगला क्वेश्चन है, यदि 21, 22, 22, 213, 60, 60, 60, 63, 63, 63, 63 और एक और बार 63, कितनी बार है? 1 2 3 4 5, फिर है 62, 62, 62, 62 और 62 और फिर है x। ठीक है, 62 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपसे पूछा है, ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बताइए इन सब का बहुलक, इन सब का बहुलक 62 है, तो बताइए x का मान क्या होना चाहिए? रिक्त स्थान मतलब x की जगह पे क्या आना चाहिए? तो देखो बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार उस संख्या उनमें आई है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार जो आया है वो आया है 5 बार आपका 63 आया है और 5 ही बार आपका 62 आया है। अब इन सब का बहुलक 62 हो जाएगा अगर हम x की जगह पे 62 रख दें, क्योंकि x की जगह 62 रखने से वो 6 बार हो जाएगा, और 6 बार हो जाएगा मतलब सबसे ज़्यादा बार हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा बार ही हमें निकालना है। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा कि आप x की जगह पे 62 रख दो। अगर मैं यहाँ कह देता कि अगर ये 63 है तो x की जगह 63 आंसर आता है, क्योंकि 5 बारी ये है 5 बारी वो है, एक जैसे ही दोनों में से किसी में बढ़ जाएंगे, समझ लो वही बहुलक आ जाएगा। तो बहुलक 62 दे रखा है, इसका मतलब है कि x का मान जो होगा वो क्या होगा? 62 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आनंद और रवि एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। आनंद और रवि एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि और चिन्मय एक उसी काम को जो है 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, और चिन्मय और आनंद उसी काम को जो है वो 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा रवि अकेले वह काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। दोनों का एलसीएम आएगा, तीनों का 48, 12 चौके 48, 16 दिया 48 और 48 एकन 48। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अगर मान लो मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो a और a 2a, r और r 2r और chi 2chi, दो कॉमन ले लो यहाँ से, तो हो जाएगा आनंद, रवि और चिन्मय बराबर, यहाँ पे तीनों को जोड़ो, 4 3 7 और 1 8,
2 से डिवाइड दे दो तो यहाँ हो जाएगा आनंद, रवि प्लस चिन्मय। ये सारा काम मन मन में करना है आपको जब आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे होगे। तो इतना सब हम जोड़ लेंगे, 4 और 3 7 और 1 8, 8 में से 2 भाग दे दिया 4। अब आपसे पूछा है रवि का। देखो रवि का निकालना है तो आनंद और चिन्मय की वैल्यू उठाओ, कहाँ है, ये रही। आनंद और चिन्मय का जो वैल्यू है वो 1 यूनिट है, ठीक है, और तीनों का जो टोटल सम है वो 4 यूनिट है। तो रवि का क्या होना चाहिए, 4 - 1 बराबर 3 यूनिट। बताओ, समझ गए, कुछ गड़बड़ हो रही है? आनंद और चिन्मय का जो है 1 यूनिट है और तीनों का जो है वो 4 यूनिट है। तो यहाँ 1 यूनिट लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, सही है। तो रवि अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा? तो रवि कितना काम है हमारा 48, अब 48 काम 3 यूनिट के हिसाब से 16 दिन में पूरा हो जाएगा। तो 16 दिन हमारा यहाँ पे आंसर लगा हुआ है, 16 दिन हमारा आंसर सही है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन देखा जाए, पेपर में आया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो टेक्निकली क्वेश्चन ये गलत है। कैसे? मतलब चिन्मय 0 अगर है तो खैर सही है क्वेश्चन, कोई कमी नहीं है। जैसे देखो चिन्मय प्लस आनंद 1 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ रवि की 3 यूनिट वैल्यू निकल के आई है और रवि प्लस चिन्मय 3 यूनिट यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब है चिन्मय 0 होगा तभी तो ये पूरा 3 हो पाएगा। तो चिन्मय को 0 माने मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन यहाँ 0 मान के दे रहा है, आंसर भी सही दे रहा है 16। तो फिर आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, अपना आंसर सही लगा देंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अरे चिन्मय काम कुछ तो कर रहा होगा, 0.1, 0.2, 0.5, लेकिन यहाँ पे 0 मान के चला है तो कोई बात नहीं है, आंसर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 2 समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं आप सबको पता है। समरूप त्रिभुज वो होते हैं जिनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। भुजाएं बराबर नहीं होती लेकिन रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी जो संगत भुजा है, संगत भुजा बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, इस भुजा की संगत भुजा ये हो गई, इस भुजा की करस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई, ठीक है, और इस भुजा की करस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं उनका रेशियो बराबर होता है। जैसे इसका रेशियो 2:5 आया तो सबका 2:5 ही आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है जो ये वाली जो त्रिभुज है पहला, उसकी भुजाएं 2, 3, 4, और कह रहा है दूसरे त्रिभुज का जो परिमाप है वो 81। तो ये वाला, एक सेकेंड, दूसरे त्रिभुज का परिमाप 21 सेंटीमीटर है। तो दूसरे त्रिभुज की समरूप भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगर इनका रेशियो 2, 3, 4 है ना, ठीक है, 2 समरूप त्रिभुज हैं। पहले त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। दूसरे त्रिकोण का परिमाप 81 सेंटीमीटर है। तो दूसरे त्रिकोण की समरूप भुजाएं सेंटीमीटर में कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, इस वाले त्रिभुज का जो पेरीमीटर है वो 81 दे रखा है। इसका मतलब है कि ये जो रेशियो है ये भी 2:3:4 में ही हम मान लेंगे। वैसे कायदे में इसका कोई एक साइड हमें यहाँ पे ज़रूर दे रखी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दे रखी है, तो इसी रेशियो में हम इसको बांट सकते हैं। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 बराबर 81, 1 बराबर 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27 और 9 चौके, मतलब ये भुजा 18 सेंटीमीटर की होगी, ये भुजा 27 सेंटीमीटर की होगी और ये भुजा जो है हमारी वो 36 सेंटीमीटर की होगी। बताओ, ठीक है। अब ऐसे हम ये निकाल सकते हैं यहाँ से कि 2 और 18 का रेशियो बनाओगे तो 1:9 आएगा। तो इसका 3 का और 27 का रेशियो बनाओगे 1:9 आएगा। इसका दोनों का रेशियो बनाओगे तो भी 1:9 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं समरूप त्रिभुज के ऊपर अगर क्वेश्चन आया पेपर में तो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर यहीं से बढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है, पढ़िए सब लोग क्वेश्चन को। प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत का पता लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष लीप वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है। हमें पता है लीप वर्ष 366 दिन की होती है ना। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और 29 फरवरी का जो दिन होता है वो सिर्फ लीप वर्ष में ही आता है। ये मैं कैलेंडर में आपको समझा चुका हूँ सबको बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, ये कह रहा है फरवरी के अंतिम दिन में जन्म लेने वाले लोगों का प्रतिशत बताइए।
तो फरवरी का अंतिम दिन 1 ले लो, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। उसकी परसेंटेज आपसे पूछी जा रही है सबसे, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए वो बताओ क्या आना चाहिए? 2 से डिवाइड दे दो, ये 50 बार 2 से डिवाइड दे दो, ये हो जाएगा हमारा 183। अब इसको डिवाइड दीजिए और बताइए क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम 50 से 183 में भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.2732% जो है हमारा आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो अप्रॉक्स में ले लिया करो। जैसे 183 है ना, ये 183 को हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मान लेते हैं 180, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 18 से हम 5 में भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 18 तिया 54, 18 दूनी 36 है ना। तो 18 दूनी 36 आ रहा है, मतलब 0.2 आ रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो और हमने 183 को 180 मान लिया है, तो 183 को जब हम 180 मान के चल रहे हैं, कम मान के चल रहे हैं, तो आंसर हमारा यहाँ ज़्यादा आएगा। तो इसको जब छोटा करेंगे तो आंसर हमारा इससे क्या होना चाहिए? कम। 0.2 कुछ आ रहा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वाला जो अप्रॉक्स वाला आंसर होगा वो लगा दो, तो यहाँ 2732% वाला आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए वैल्यू को अप्रॉक्स में मान के सॉल्व करके आया करो, ठीक है। आप कैलकुलेटर से डिवाइड देके देख लिया ना, यही आंसर आएगा, घबराओ मत। नेक्स्ट देखते हैं, सब लोग पढ़ें इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में आता है। देखिए आपने इतने सारे क्वेश्चन आज सॉल्व किए, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको थोड़ा बहुत कहीं फंसा रहा हो, लेकिन आगे के और क्वेश्चन सारे सेम हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन कभी भी आया करें, मतलब पूरा पेपर जो होता है एक कॉम्बिनेशन पे बनता है। 1-2 क्वेश्चन देख के मन निर्धारित किया करो। जैसे हमने कभी पेपर में सेट खोला और पहला दूसरा क्वेश्चन इतना टफ है कि हम उसको नहीं निकाल पा रहे, फिर हम हिम्मत हार जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप हिम्मत बनाए रखिए। हिम्मत बनाए रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो सरल हैं। हो सकता है आपके सेट में पहले ही से पढ़ गए हों वो टफ क्वेश्चन, आगे आने वाले जो पूरा अगले क्वेश्चन है वो आपके लिए आसान हो। तो एंड तक हिम्मत बनाए रखिए। 1-2 क्वेश्चन को देख के मत निर्धारित किया कीजिए कि हमसे ये पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन टफ भी बनाए जाते हैं, वो क्वेश्चन कहीं कहीं बीच बीच में फंस जाते हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट के सेट में पहले ही नंबर पे आ जाए वो, तो ये चीज़ हम थोड़ी सी समझते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला ये कह रहा है कि 65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है। 65 लोग हैं एक समूह में, इनमें से 40 को क्रिकेट पसंद है, ठीक है। फिर कह रहा है 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है, ठीक है। तो 2 सर्कल बनाइए एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद हैं। समूह में हर कोई 2 में से कम एक खेल जरूर खेलता है, ठीक है। देखो 65 में से 40 को क्रिकेट पसंद है, 10 यहाँ आ गया, ये क्रिकेट का मान लेते हैं हम, और ये जो है टेनिस का मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 यहाँ आ गए तो बचे कितने? 30। अब हमें पता है टोटल थे 65, जिसमें 40 इस सर्कल में आ चुका, तो यहाँ पे जो बचा वो बचा 25। तो केवल ये पूछ रहा है कि समूह में कितने लोग केवल टेनिस खेलना पसंद करते हैं। तो केवल टेनिस खेलना कितने पसंद करते हैं? तो 25 लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ से आंसर आएगा हमारा 25। अच्छा, कितने लोग केवल टेनिस पसंद करते होंगे? एक सेकेंड, 65 थी ना टोटल, ठीक है। 65 में से 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ गड़बड़ हो रहा है कुछ शायद। 40 यहाँ हो जाएगा तो यहाँ होगा कितना? 25। 40 और 10 50, 15 10 25, यहाँ गड़बड़ हो रही है, रुक जाओ। ये केवल जो शब्द लगाया ना ये फंसा रहा है। 65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है और 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अगर देखा जाए बाकी में, तो केवल जो शब्द आ जाता है वो केवल इधर की साइड में आता है, ठीक है। तो 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है, तो 40 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आ गया दोनों में, तो यहाँ कितना बचा? 15, ठीक है। तो केवल टेनिस पसंद करने वाले हो गए 15, लेकिन 15 ऑप्शन नहीं है। तो अब आपको अपने आप को तुरंत यहाँ पे अच्छा, मतलब बेस्ट आंसर दे के आना। ये नहीं क्वेश्चन में गलती हो गई तो फिर गलती को हम मान ही जाए, अपनी तरफ से सही सोच के आना है। आप 40 को टोटल मानिए, 10 यहाँ आ गया, बचा कितना यहाँ पे? 30। अब बचे कितने यहाँ पे टेनिस वाले? 25। तो टेनिस वाले पूछें तो टोटल इसका आंसर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम अगर देखें तो इसको जब केवल कह रहा है तो हम इसको भी केवल ही तो मानेंगे,
तो ये हम तुरंत अपने आप को चेंज कर लेते हैं अगर क्वेश्चन में कभी भी ऑप्शन नहीं आए। तो ये घटनाएं पेपर में होती रहती हैं, आपको ये समझ के चलना है कि जैसा हमें क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे उम्मीद कर रहा है उस तरीके से हम उस चीज़ को सोचें। नेक्स्ट आगे बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट से पढ़िए और करके दिखाइए। सभी लोगों को टाइम देते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाएं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है अमीन, बादशाह और चाज एक काम को क्रमशः 90, 40 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमीन, बादशाह और चाज, कोई होगी चाज, एक काम को 90, 40 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम ले लो इन सब का सबसे पहले तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 360, 90 से 4 बार, 40 से 9 बार और 12 से 30 बार। ठीक है, यहाँ देखिए अब ये कह रहा है लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में केवल एक व्यक्ति ही काम करेगा, मतलब ये एक एक दिन करके काम करते हैं और अपने पारिश्रमिक के रूप में 240 रुपये प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने एक क्वेश्चन इसका पिछले सेट में भी आया था सेम ऐसा ही, मजदूरी वाला। तो मैंने वहाँ बताया था कि अगर व्यक्ति काम समान दिन कर रहे हैं तो फिर इनकी इफ़िशियंसी में के अकॉर्डिंग ही हम वो रुपया को जो है बांट देते हैं। लेकिन अगर एक एक करके काम कर रहे हैं तो देखो ये व्यक्ति एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट काम, ये व्यक्ति एक दिन में कर रहा है 30 यूनिट काम। तो जब जो व्यक्ति ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा जो है हमें मिलना चाहिए मजदूरी। जो मजदूरी होती है, जो हमारी मजदूरी जो हमें बढ़ती है वो मजदूरी हमारे कार्य के प्रोपोर्शनल होती है। जितना हम वर्क करते हैं है ना, उसके अनुपात में हमें मजदूरी को बांटा जाता है। तो ये बताइए फर्स्ट डे ये आएगा ए, ये 4 यूनिट काम करेगा सिर्फ। दूसरे दिन बी आएगा और ये 9 यूनिट काम करेगा। तीसरे दिन ये चार्ज आएगा और चार्ज जो है सी आएगा मतलब, और ये जो है 30 यूनिट काम करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 3 दिन का जो ग्रुप बना, एक सर्कल बना, इस दिन में 30 और 9 39 और 4 43 यूनिट काम हो जाया करेगा। यहाँ तक कहानी आपको सब कुछ समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब 43 कर करके आगे बढ़ें तो 43 से यहाँ डिवाइड दिया तो हमारा कितनी बार डिवाइड जा सकता है, पूरा पूरा। तो यहाँ 43 से जो है 8 बार डिवाइड जा सकता है। तो 8 दिया 24, 8 चौक 32, 32 और 2 34। और यहाँ पे 8 का गुणा करो तो हो गए 24। मतलब सबके 8-8 दिन यहाँ पे लग गए। बात समझने की कोशिश करना, इन 3 दिन में सबके एक एक दिन है, एक एक दिन में 43 यूनिट वर्क हो रहा है। तो 8 हमने ऐसे सर्कल बना लिए, तो 8-8 मतलब 24 दिन में इतना यूनिट काम हो गया। अब नंबर आया है इसका इसने जो है 4 यूनिट काम और किया आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि किसके कितने कितने दिन लग रहे हैं। तो इसने जो है एक दिन और बढ़ाया, तो अब वो दिन हो गए 25। ये दिन किसका था, ए का। बात समझने की कोशिश करना। अब इसने 4 यूनिट काम और बढ़ा दिया, अब काम हो गया 348। फिर नंबर आया बी का, बी ने 9 यूनिट काम और कर दिया, तो अब दिन हो गए 26। बात को समझते रहिएगा सभी, ठीक है। और 9 यूनिट काम और बढ़ा दिया तो हो गए 357 यूनिट काम। फिर अब जो नंबर आया 27वें दिन के लिए वो आया इसका, ये कर रहा है 30 यूनिट काम, जबकि काम अब बचा है सिर्फ 3 यूनिट। तो 26 सही 3/30 दिन लगेंगे और काम पूरा 360 यूनिट का पूरा हो जाएगा। तो ये तो दिन का क्वेश्चन आ गया कि अगर दिन पूछा जाए तो 26 सही 1/10 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहीं पे ये मजदूरी पूछ रहा है, तो मजदूरी को देखो हम कैसे निकालते हैं, इनके कार्य के अकॉर्डिंग। बताइए 8-8 दिन तो सबके लगे, 8-8 सर्कल तो सबके लगे, तो 8 चौके 32 यूनिट काम तो ए बी सी ने, मतलब ए ने यहाँ पे किया उन ग्रुप में 8 चौक 32 और एक दिन यहाँ पे किया। इसका मतलब है ए के 9 दिन लगे, है ना। तो 9 चौके 36 यूनिट काम किसने किया, इस 360 में ए ने। आगे 8 दिन बी के भी लगे और एक दिन यहाँ पे 9 दिन बी के भी लगे, तो 9 ने 81 यूनिट काम किसने किया, बी ने।
सी के देखना, सी के 8 दिन यहाँ लगे और 1/10 यूनिट यहाँ पे लगा, तो 8 दिन में इसने यहाँ कितना किया होगा, तो 8 तिया 240 और 3 यूनिट यहाँ पे किया जो लास्ट में बचा था, तो 243। इसके अकॉर्डिंग इनको रुपया बांट दिया जाए। कितना रुपया है, 240 रुपया है। ये डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं यहाँ पे, 9 चौक 36, 9 निम 81 और 9 दूनी 18, 9 7 63, 27 और 9 36 और 4 40, 40 बराबर 240, 1 बराबर यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 40 बराबर 240, 1 बराबर 6, 4 6 24 6, तो 6 चौके 24 रुपये इसको मिलेंगे, 6 निम 54 रुपये इसको मिलेंगे और 27 इंटू 6, 6 सत्ते 42, 6 एकन 6, 6 और 4 6 सत्ते 42, हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, 162 रुपये इसको मिलेंगे। तो ये मजदूरी इनको मिलनी चाहिए। बताओ बताओ भाई, समझ पाए या नहीं समझ पाए? एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए ABC क्रमशः कार्य को 90, 40 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हमने LCM ले लिया और यहाँ पे इनकी इफ़िशियंसी पर डे की निकाल ली। अब ये कह रहा है एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा, तो एक दिन ये आया तो 4 यूनिट काम करेगा, एक दिन ये आया तो 9 यूनिट काम करेगा, एक दिन ये आया तो 30 यूनिट काम करेगा। तो 3 दिन के एक सर्कल में टोटल वर्क 43 यूनिट का होगा। अब हम ये देखते हैं कि इतने ही सर्कल कितने लगेंगे टोटल, ठीक है, इतने ही पूरे 3 दिन करके ऐसे कितने सर्कल हो जाएंगे, तो 8 सर्कल हो जाएंगे, क्योंकि 8 बार तक इसमें पूरा यहाँ पे भाग जा रहा है। तो 24 दिन में इतना वर्क हो जाएगा। अब 8 दिन सबके लग गए, ठीक है। अब अगला देखना और दिन अब कितने, क्योंकि अभी काम 16 यूनिट बचा है, तो 16 यूनिट में एक दिन इसका आ जाएगा, है ना, तो इसके 9 दिन हो गए। एक दिन इसका आ जाएगा, मतलब 4 यूनिट यहाँ बढ़ेगा पहले, तो इसका काम हो जाएगा 344 और 4 344 और 4 348, और 9 यूनिट फिर इसके बढ़ेंगे 357, 3 और बचे वो इसके हो जाएंगे। इतना नहीं सोच पा रहे हो तो और इजी बनाओ इसको। देखो 8 दिन सबके लग गए, तो 8 चौक 32, और एक दिन और लगा आगे तो 9 दिन लग गए, मतलब 9 चौके 36 यूनिट काम इसने किया। समझ में आ गया? 8 दिन यहाँ पे बी के और एक दिन और आगे 9 यूनिट काम किया, तो 9 दिन और लग गए इसके, तो 9 में 81 यूनिट इसका हो गया। अब इसका समझना, 8 दिन यहाँ सी के भी लगे हैं, तो 3 8 24 240 और 3 यूनिट और बचा, क्योंकि 57 हो चुका था, 3 यूनिट और बचा 243। तो इस रेशियो में हम वो जो रुपए हैं उसको हम क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ समझ में आया? तो आपको ये जो पहले जो पार्ट था इसका, इस पेपर का कैसा लगा, सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। आगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, आगे के 21 से लेकर 40 तक के। तो सब लोग करते रहिए तैयारी अपने बढ़िया से, और जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। देखिए हमारी तैयारी कहाँ पे चल रही है, हमें किस चैप्टर को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन हम कम निकाल पा रहे हैं। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन आप निकाल पा रहे हैं, है ना। आप परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं वो निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। जहाँ पे आप फंस रहे हैं उस जगह पे आप मेहनत करिए और अपनी तैयारी को बढ़ाइए, ठीक है ना। जहाँ पे भी कमी हो रही है उसको सुधारिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक चलते हैं आपके लिए, तब तक आप ये चैनल देखते रहिए, और जो वीडियो हैं लाभ हानि वगैरह की यहाँ पे पड़ी हुई हैं उसको देखिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।